यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। समाज शास्त्र का मॉडल पेपर है। मैंने अपने चैनल पे 6 मॉडल पेपर अपलोड किए हैं। ये 7वां मॉडल पेपर है और ये 7 मॉडल पेपर आपको सारे पढ़ के एग्ज़ाम में जाना है। अगर ये पूरा मॉडल पेपर आप साथ के साथ पढ़ के गए तो पूरा आप ज़रूर 95+ मार्क्स स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे जो मॉडल पेपर मैंने ये 7वां मॉडल पेपर लिया है, इस 7वें मॉडल पेपर का पूरा हल आंसर के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरा आपको वीडियो देखना जरूर है। तो मैं आपको बता दूं, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। 15 मिनट की बातें आपको पता है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिया गया है। मैं सभी मॉडल पेपर में बताता हुआ आया हूँ। सभी प्रश्न आपके करने अनिवार्य हैं। ऑप्शन वाले अथवा में होंगे तो कोई एक ही प्रश्न हम चूज करेंगे। 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं बच्चों। 11 से 20 तक जो है वो लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न है और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हमें 25 शब्दों में देना होता है। 21 से 26 तक लघुत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना होता है। और 27 से 29 तक जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होता है। तो सबसे पहले हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। सभी प्रश्न यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड प्रश्न लिए गए हैं जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। तो सभी लोग इसके आंसर जरूर याद कर लेंगे। पहला प्रश्न है कि जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भी मार्क्स है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय समाज के खंडात्मक विभाजन की प्राचीन व्यवस्था है? तो बिल्कुल जाति व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूंजी के 3 प्रमुख रूपों में निम्न में से कौन शामिल है? तो आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, राजनीतिक पूंजी। तो पूंजी के 3 प्रमुख रूपों में निम्न में से कौन शामिल है? तो राजनीतिक पूंजी। आ जाइए, चौथा प्रश्न है, प्रत्येक समाज में निम्न में से किन संसाधनों के आधार पर विभेद किया जाता है? तो धन, शिक्षा, संपदा, इन तीनों के आधार पर विभेद किया जाता है। प्रत्येक समाज में किन संसाधनों के आधार पर विभेद किया जाता है? तो समाज में कौन कौन से संसाधन के आधार पर उनमें विभेदन किया गया है? तो किसके? धन, शिक्षा और संपदा, इन सभी के आधार पर। तो डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, पांचवा है, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है कृषि आधारित समाज। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है कृषि आधारित समाज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सामाजिक शोध की पद्धति है? तो बिल्कुल सर्वेक्षण पद्धति, साक्षात्कार और प्रेक्षण, ये तीनों ही क्या है? सामाजिक शोध की पद्धति है। तो ये सभी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसने कहा है? तो ये हर्ष कोविट्स ने कहा है। इस कथन को याद कर लीजिए, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा है? हर्ष कोविट्स ने कहा है। फिर है 8वां, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो बिल्कुल ये 1829 में पारित हुआ था। यहाँ पे 9वां देखेंगे, निम्न में से कौन लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का दोष है? तो मतदाताओं की उदासीनता, पूंजीपतियों का प्रोत्साहन, सभ्यता तथा संस्कृति के विकास में बाधक, ये सभी क्या है? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के दोष हैं। फिर यहाँ देखिए 10वां प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में बेगार प्रथा की जीत कहते हैं? तो बिल्कुल कर्नाटक को कहते हैं बेगार प्रथा की जीत। यहाँ पे बेगार प्रथा की जीत कहाँ पे मिली? सबसे पहले कर्नाटक में। तो चलिए अब आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको सिर्फ और सिर्फ 25 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है, विसंस्कृतिकरण शब्द का अर्थ बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है। तो विसंस्कृतिकरण का अर्थ किसी व्यक्ति या समाज द्वारा अपनी मूल संस्कृति, परंपराएं और पहचान छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया से। तो विसंस्कृति मतलब अपनी संस्कृति से विमुख हो जाना, यानी कि अपनी मूल संस्कृति और परंपराओं या पहचान को छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपना लेना ही क्या कहलाता है? विसंस्कृतिकरण कहलाता है। फिर बच्चों है, वैश्वीकरण के लाभ क्या क्या कर हैं? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए, वैश्वीकरण से आर्थिक विकास हुआ, व्यापारिक वृद्धि, तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक आदान प्रदान, रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और जीवन स्तर में वृद्धि हुई। देखिए, ग्लोबलाइजेशन जो है उसके बहुत सारे इफेक्ट पड़े जब हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई व्यापार में वृद्धि हुई, लोगों को व्यापार मिलना हुआ, बेरोजगारी की कमी आई, लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे, उनके पास पैसा आना स्टार्ट हो गया क्योंकि व्यापार में वृद्धि होने लगी, तकनीकी प्रगति होने लगी, यानी कि जो है नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगे और रोजगार के अवसर भी लोगों को देखने को मिले क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंडस्ट्रियों का विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिला, जिससे क्या हो गई? उनमें आर्थिक विकास होने लगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और जीवन स्तर में वृद्धि होती है। तो ये वैश्वीकरण के ये सारे लाभ आप जानते हैं। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 13वां है, हड़ताल
तथा तालाबंदी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हड़ताल क्या होता है? श्रमिकों द्वारा अपनी मांगे मनवाने के लिए काम रोकना है, जबकि तालाबंदी नियोक्ताओं द्वारा उत्पादन रोकने हेतु संस्थान अस्थायी रूप से बंद करना है। फिर बच्चों है असंगठित क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं? तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक असुरक्षित होते हैं, नियमित वेतन व सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, कार्य अस्थिर होता है और सरकारी नियमों का पालन सीमित होता है। जबकि पंचायती राज क्या है? सरकारी नियमों का पालन सीमित होता है। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र की क्या विशेषता है? तो क्या है, यही सारी इसकी विशेषता है। संगठित क्षेत्र में श्रमिक असुरक्षित होता है, यानी पहले बात श्रमिकों के लिए कोई कानून नहीं होता है। इसमें वेतन उनको नियमित वेतन, रोज का रोज वेतन मिल जाता है। इनको सामाजिक सुरक्षा ही नहीं है, कोई पॉलिसी वगैरह इनको नहीं मिलता है। इनका कार्य अस्थिर होता है, कभी कार्य इनको लगता है, कभी कार्य नहीं लगता है। उनको पर डे का वेतन मिल जाता है। सरकारी नियमों का पालन सीमित होता है, इसमें कोई भी सरकारी नियमों का पालन नहीं हो पाता है। तो ये असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर पंचायती राज क्या है बच्चों? तो पंचायती राज भारत में ग्रामीण शासन की प्रणाली है, जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर निर्वाचित निकाय स्थानीय विकास और प्रशासनिक कार्य क्या करते हैं, संभालते हैं। तो पंचायती राज भारत में क्या है? ग्रामीण शासन प्रणाली है, जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर निर्वाचित निकाय स्थानीय विकास और प्रशासनिक कार्य संभालते हैं। समझ में आया? तो चलिए 16वां प्रश्न देते हैं। साक्षात्कार पद्धति क्या है? तो साक्षात्कार पद्धति में शोधकर्ता प्रत्यक्ष बातचीत द्वारा जानकारी जुटाता है, जिसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्यक्तियों के विचार, अनुभव और दृष्टिकोण समझ जाते हैं। फिर देखिए 17वां प्रश्न है, प्रेक्षण पद्धति क्या है? तो प्रेक्षण पद्धति में शोधकर्ता किसी घटना, व्यवहार, प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन कर जानकारी एकत्र करता है, बिना किसी हस्तक्षेप या प्रश्नोत्तर के। फिर देखिए सामाजिक बहिष्कार से क्या आशय है? तो सामाजिक बहिष्कार का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह को समाज से अलग थलग करना है, जिससे वे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते। 19वां प्रश्न है बच्चों, जाति एक विभेदात्मक व्यवस्था किस प्रकार से है? तो जाति विभेदात्मक व्यवस्था है क्योंकि इसमें जन्म के आधार पर सामाजिक स्तर निर्धारित होता है, जिससे समानता, अवसर और सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंध लग जाता है। फिर 20वां प्रश्न है बच्चों, जजमानी पद्धति को स्पष्ट कीजिए। तो जजमानी पद्धति भारत की पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें विभिन्न जातियां परस्पर सेवाएं प्रदान कर जीविका चलाती थीं तथा संबंध अनौपचारिक एवं पीढ़ीगत होते थे। फिर आ जाइए लघुत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। ठीक है, तो 21वां प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, आत्मसात्मीकरण क्या है? तो आत्मसात्मीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह दूसरी संस्कृति या समाज की विशेषताओं, मान्यताओं और व्यवहारों को अपनाकर उसमें घुल मिल जाता है। इसमें मूल संस्कृति धीरे धीरे कमजोर हो सकती है या नए सांस्कृतिक तत्वों के साथ समायोजित हो सकती है, जिससे सामाजिक और एकीकरण संभव होता है। क्लियर है? ये 6 मार्क्स का आपका आंसर हो गया। फिर आ जाइए 22वां प्रश्न क्या है कि भारत में बालिका लिंगानुपात की गिरावट के कारण बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बालिका लिंगानुपात की गिरावट के कारण। तो क्या है उत्तर है इसका? भारत में बालिका लिंगानुपात गिरने के प्रमुख कारण क्या है? कन्या भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण तकनीकों का दुरुपयोग, दहेज प्रथा, पुत्र प्रेफरेंसेस, सामाजिक कुरीतियाँ, शिक्षा की कमी, सरकारी कानूनों का सही क्रियान्वयन न होना, इसके अलावा आर्थिक बोझ, स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। अब 23वां प्रश्न है बच्चों, विभेदीकरण क्या है? तो विभेदीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कार्य। तो बच्चों अगला प्रश्न है, विभेदीकरण क्या है? तो विभेदीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कार्य, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अलग अलग व्यक्तियों और समूहों में विभाजित की जाती हैं, जिससे दक्षता और संरचना विकसित होती है या समाज, संगठन और अर्थव्यवस्था में कार्य विभाजन को दर्शाता है। विभेदीकरण शिक्षा, व्यवसाय, लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भी हो सकता है। फिर बच्चों यहाँ पे आता है उपभोग की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो उपभोग वह धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समाज अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है या उत्पादन और वितरण को प्रभावित करता है। उपभोग आवश्यक, विलासितापूर्ण या सतत हो सकता है और यह आय, सामाजिक मूल्यों व विपणन रणनीतियों से प्रभावित होता है। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाइए, रूढ़वादिता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो रूढ़वादिता वह सामाजिक मानसिकता है जिसमें लोग पारंपरिक विश्वासों, रीति रिवाजों और मान्यताओं को बिना तर्क के पालन करते हैं
और नए विचारों या बदलावों का विरोध करते हैं। यह समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इसमें पुराने नियमों के आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप बदलने का विरोध किया जाता है। देखिए, रूढ़वादिता एक तरीके से क्या है, ऑर्थोडॉक्स है, तो इसको अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो। बस मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ कि इसकी मदद से आप अपने लैंग्वेज में भी चीज़ों को लिखना है, एकदम डिप्टू रट्टा नहीं मारना है। अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं, तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं। अस्पृश्यता क्या थी, इसको भी आप लिख सकते हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अस्पृश्यता वह सामाजिक कुप्रथा है जिसमें कुछ वर्गों या जातियों को अछूत मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसमें उनके साथ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से असमान व्यवहार किया जाता है। भारतीय समाज में यह प्रथा लंबे समय तक प्रचलित रही, जिससे संविधान द्वारा प्रतिबंधित किया गया। तो अब तो ये प्रतिबंधित है, अस्पृश्यता कानून बन गया है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए, आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 150 शब्दों में देना है। सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे सामाजिक आंदोलन लिख रखा है, वीडियो को पॉज करो और आराम से इसको पढ़ लो, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, शुद्ध हिंदी में सरल भाषा में लिखा हुआ है। तो इसके क्या है, सापेक्ष वंचना सिद्धांत, संरचनात्मक तनाव सिद्धांत, संसाधन गतिशीलता सिद्धांत, इसको आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये पूरा यहाँ पे हो गया नए सामाजिक आंदोलन सिद्धांत। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए, दहेज प्रथा क्या है, समाज, इसके बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना। मैंने अपने मॉडल पेपर में किसी ना किसी पेपर में करवाया जरूर है इसे। फिर बच्चों, भारत में श्रमिकों की समस्या पर एक निबंध लिखिए। तो श्रमिकों की समस्या पर यह निबंध लिखा है। श्रमिकों की क्या क्या समस्याएं हैं, ये आपको पता है कि श्रमिकों में बेरोजगारी नहीं मिल पाती है, उनका शोषण होता है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसको पॉज करो और पूरा यहाँ पे अच्छे से रीड मान लो यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद मैं स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ, फिर से आप इसको पूरा पढ़ करके पॉज करके रीड मान लो। ये हालांकि सरकार ने श्रमिक कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं, कौन कौन सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसको मनरेगा बोलते हैं, और श्रम कानून सुधार। इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावी नीतियों और उनके सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अथवा वाला है, सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका का विवेचन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य पिछड़े वर्ग की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो पिछड़े वर्ग की अवधारणा, बिल्कुल वीडियो को पॉज करो और पूरा यहाँ पे पढ़ लो, मैं पढ़ ही देता हूँ। अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी उन सामाजिक समूहों को संदर्भित करता है जो ना तो अनुसूचित जाति एससी में आते हैं और ना ही अनुसूचित जाति एसटी में लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं। भारतीय संविधान के तहत इन वर्गों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण में विशेष अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण दिया गया है। मंडल आयोग ने ओबीसी की पहचान करने और उनके लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है, जिसे 1990 में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक असमानता को कम करना और समान अवसर प्रदान करना था। हालांकि ओबीसी के भीतर भी अत्यधिक पिछड़े वर्गों की पहचान और उन्हें समुचित लाभ देने की आवश्यकता बनी हुई है। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, लेकिन समग्र सुधार के लिए शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। फिर अथवा में प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसको भी आपको तैयार करना है, इसका उत्तर मैंने किसी न किसी मॉडल पेपर में दिया जरूर होगा। तो ये रहा आपका पूरा मॉडल पेपर। ऑल द बेस्ट सभी के लिए, सारे मॉडल पेपर पढ़ के जाना, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।